तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अनुच्छेद 14 की पहले तो लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है वहां पर? राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो बार पढ़ो इसको कम से कम, इधर हल्ला मत करो, चश्मा गैंग। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करे। यहां दोनों चीज देंगे, मतलब यहां व्यक्ति लिखा हुआ है, ये जो है ये भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। कल हमने देखा था, ठीक है। ऐसे अधिकार जो केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को, और ऐसे अधिकार जो किसको भी प्राप्त है? विदेशियों को। तो आर्टिकल 14 है वो विदेशियों को भी क्या है? प्राप्त है। मतलब ये विदेशी जो कहां रहते हैं? भारत में, उनको प्राप्त है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति है भारत में कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भारतीय नागरिक हो चाहे कोई विदेशी हो, उसको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों मिलने वाला है। विधि के समक्ष समता भी मिलेगा और विधियों के समान संरक्षण भी मिलेगा। चलो मिलेगा ये तो समझ गए, लेकिन ये है क्या? दिक्कत यही है कि ये है क्या? ये विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है? देखो दो बार पढ़ो। विधि के समक्ष, विधि के सामने, समता मतलब विधि के लिए सभी व्यक्ति बराबर हो। विधि के लिए सभी व्यक्ति क्या है? बराबर है। एक कानून बनेगा और उस कानून के लिए सभी व्यक्ति बराबर होंगे, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, ना कोई ऊंची जाति कोई ना नीची जाति, ना इस धर्म का ना उस धर्म का, ना लिंग का, ना किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। एक देश में लागू होने वाली केवल एक विधि होगी और उस विधि के लिए सभी व्यक्ति क्या होंगे? बराबर होंगे। केवल एक विधि होगी एक चीज के लिए और उसके लिए सब बराबर होंगे। अच्छी बात है कि बुरी बात है? भारत जैसे देश में यहां बस ये कहने के बाद, एक माँ है और 4 बच्चे हैं, चारों को समान रूप से देखती है, चारों को बराबर खाना देती है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन उसमें से एक अंधा और एक लूला है। अब लूल्हा को ज्यादा देना पड़ेगा? देना पड़ेगा कि नहीं? जिसके पास हाथ पैर नहीं उसको ज्यादा देना पड़ेगा, उसको अलग से कुछ ना कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात वहां है जब सभी लोग बराबर हैं। अगर उस माँ के चारों बच्चे क्या होते? बराबर होते, तो सबको बराबर देता, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब उन लोग पहले से बराबर नहीं है तो फिर उनके साथ बराबरी का व्यवहार क्यों? तो भारत जैसे देशों में एक देश में एक कानून ऐसा कहना क्या है? नकारात्मक कहलाएगा, और होता भी नहीं है बराबर हमारे यहां। नकारात्मक है ये भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि इसमें क्या प्रावधान किया जाता है कि देश में लागू होने वाली केवल एक विधि होगी और उसके लिए सब बराबर माने जाएंगे। 100 पद आया सीजीपीएससी में, सब बराबर है, कोई एसटी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई विकलांग नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन नहीं, कोई महिला नहीं, कोई ईडब्ल्यूएस नहीं, सब बराबर। 100 पद आया है, जो टॉप 100 करेगा वो पद पाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, डजंट मैटर। यही कहना चाह रहा था। तो ये सकारात्मक या नकारात्मक? भारत जैसे देश के लिए क्या है ये? नकारात्मक। अगर आप बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जाति के नाम पे शोषण नहीं था, ब्रिटेन में अनुसूचित जनजातियां नहीं है, ब्रिटेन में जाति के नाम पे शोषण नहीं था, इसीलिए एससी नहीं मिलेगा वहां आपको, जनजातियां नहीं मिलेंगी आपको तो एसटी नहीं है, मतलब एसटी एससी का प्रावधान नहीं है, जाति भी नहीं था तो फिर ओबीसी नहीं है, तीनों नहीं है। महिलाओं के साथ शोषण नहीं हुआ है तो महिलाओं को भी अलग से आरक्षण नहीं है, वहां पर सभी लोग क्या है? ऑलमोस्ट समान है। तो एक ऐसा देश जहां पहले से समानता है, वहां ये तो अच्छी बात है कि 100 पद आया है, जो टॉप करेगा 100 वो लेके जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो।
तो जहां पहले से समानता है उस देश के लिए ये अच्छा है, लेकिन जहां पहले से असमानता है वहां पर समानता की बात करना गलत है। आई बात समझ में? तो विधि के समक्ष समता का मतलब है कि देश में लागू होने वाली एक विधि होगी और वो विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, है ना, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उम्र का हो, है ना, चाहे किसी भी कुल का हो, वंश का हो, कोई भेदभाव नहीं करेगा। एक कानून और सबके लिए बराबर। क्यों रखा गया? जब भारत में पहले से लोग समान नहीं है तो इसे रखा ही क्यों गया? फिर जब मैं कह रहा हूं भारत में लोग पहले से समान नहीं है, भारत के लिए नकारात्मक, तो रखा क्यों गया? देखो, भारत में बहुत सारे कानून समान है सबके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक महिला स्कूटी चला रही है या बाइक चला रही है तो फिर वो हेलमेट नहीं लगाई है, वहीं एक पुरुष भी हेलमेट नहीं लगाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि तू महिला है चल 2000 रुपये कम देना, ऐसा प्रावधान है क्या? नहीं। तो भारत में जो डांडिक कानून है वो लगभग सबके लिए क्या है? समान है। तो इसलिए इसको रखा गया है, क्योंकि भारत में समान कानून की भी बात की जाती है। ठीक है, सजा का प्रावधान सबके लिए क्या है? समान है। बहुत सारी चीजें सभी के लिए समान है, तो इसलिए भारत में ये है। समझे बातों को? ये क्यों रखा गया? फिर विधियों के समान संरक्षण देंगे। विधियों के समान संरक्षण का मतलब है, यहां पर संरक्षण शब्द दर्शाता है कि सबकी पहुंच बराबर कर देंगे हम। बराबर नहीं है, क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। जो जितना पिछड़ा होगा उसके लिए उतना ज्यादा हम संरक्षण देंगे, जो जितना पीछे उतना संरक्षण। जैसे छत्तीसगढ़ में एसटी आरक्षण ज्यादा कि एससी? एसटी आरक्षण ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एसटी ज्यादा पिछड़े हैं, माने जाएंगे। जनसंख्या ज्यादा है तो ये भी कह सकते हैं, तो उनको ज्यादा संरक्षण मिलेगा। आपको सेंटर पे आपको महिला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा सेंटर के किसी भी पदों में, लेकिन आपको राज्य में 30% आरक्षण मिलता है और महिलाओं को, तो जो ज्यादा पीछे उसके लिए क्या मिलेगा? ज्यादा संरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए स्कूल अलग है, कॉलेज अलग है, अलग से बसों का प्रावधान मिलेगा, बसों में भी रिजर्वेशन मिलेगा, ट्रेन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, महतारी वंदना भी मिल रहा है आजकल, गैस सिलेंडर उनके नाम पर, राशन कार्ड उनके नाम पर, सब कुछ। तो संरक्षण ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो ज्यादा वंचित है, जो ज्यादा पिछड़ा, उसको क्या मिलेगा? ज्यादा संरक्षण मिलेगा। ऐसे इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जिसको जितना ज्यादा संरक्षण दिया जाएगा उसके लिए अलग अलग कानून बनने लगेगा, बहुत अलग। इसलिए ध्यान दो, एक ही चीज के लिए अलग अलग कानून बनाना पड़ेगा। जैसे 100 पद आया तो क्या 100 टॉप करेगा उनको मिलता है पद? नहीं। अब 100 पद आया है तो एसटी के लिए अलग कानून, एससी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, महिला के लिए अलग, विकलांग के लिए अलग, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग। तो काम एक ही है, 100 डिप्टी कलेक्टर का पद आया है, लेकिन उसके लिए 7-7 कानून बनाने पड़ेगा। अगर ये वाला होता केवल तो 100 में केवल एक ही कानून बनता, जो टॉप करेगा वो पद ले जाए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखोगे तो यहां बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक ही चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग प्रकार के कानून का निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए विधि की जगह क्या लिख दिया? विधियों के समान संरक्षण। जो जितना पीछे उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ, समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जिसकी परिस्थिति पीछे है उनके साथ पिछड़ों की तरह व्यवहार, जो अगड़ा है उनके साथ अगड़ों की तरह व्यवहार किया जाएगा। जो समान स्थिति में उनके साथ कैसा व्यवहार होगा? समान। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मर्डर करने की सजा 7 साल। मैं मर्डर करने गया, आप करने गए, मन कर रहा है मर्डर करने का, मर्डर करके आ गए, 7 साल की सजा। चाहे महिला हो पुरुष हो, भेदभाव किया क्या? नहीं। तो समान चीज के लिए समान कानून बनाया, समझ गए? लेकिन समान परिस्थिति मान लो अलग कर देते हैं, मर्डर करने की परिस्थिति अलग, मैं जानबूझकर मर्डर करने गया और एक महिला ने अपने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है। अब रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जैसी स्थिति आपके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। मर्डर करने की सजा आप 7 साल नहीं मिलेगी, हो सकता है बाइज्जत बरी हो जाए। रुस्तम मूवी देखे हो? हाँ, उसमें वही हुआ था, सेल्फ डिफेंस पे उसने मर्डर किया और वो क्या होगा? बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो वही मैं समझा रहा था कि संरक्षण शब्द दर्शाता है कि सभी की व्यक्ति की कानून की पहुंच क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जो व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहे, कैसे नहीं पहुंच पा रहे? मान लेते हैं ये समता रेखा की लाइन है, ये समाज है जी हाँ, सबको पहुंचाना है। ठीक, कोई व्यक्ति ऊपर है, कोई व्यक्ति नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है, इस प्रकार सब है। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, 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 एक व्यक्ति और नीचे खड़ा है, एक व्यक्ति और ऊपर है। तो ये तो आसानी से पहुंच जाएगा। इसको पहुंचाने के लिए सरकार इसको ज्यादा क्या देगी? संरक्षण देगी। इसको थोड़ा कम संरक्षण देगी।
इसको थोड़ा सा और संरक्षण देना पड़ेगा, इसको और थोड़ा सा कम मिलेगा तो पहुंच जाएगा, इसको भी थोड़ा कम मिलेगा तो ये पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी स्थिति होगी आपके साथ वैसा वैसा क्या किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा, ताकि समाज में समानता क्या की जा सके, स्थापित की जा सके। इसीलिए यहाँ संरक्षण शब्द लिखा गया। तो ये सकारात्मक है और ये क्या है, नकारात्मक। दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। तो पहला डिफरेंस तो यही बताना है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये अमेरिका से लिया गया है। ये ब्रिटेन से है और ये अमेरिका से। ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। इसमें एक कानून है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसमें कई सारे अलग अलग परिस्थितियों के लिए क्या है, अलग अलग कानून है, जो जिसकी परिस्थिति जैसी उसके लिए वैसा व्यवहार किया जाएगा। आई बात, इसमें पहले से समान मान लिया जाता है और इसमें क्या है, असमानता बतानी पड़ती है। इसमें समाज में भेदभाव बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि समाज को किस आधार पर तोड़ेंगे हम, क्योंकि आपको संरक्षण देने के लिए बताना पड़ेगा ना उसके साथ हुआ क्या है बुरा, कि आप उसे क्या देंगे, संरक्षण। जैसे एससी को क्यों मिला, एससी का दर्जा क्यों मिला बताओ तो? नहीं ऐसा नहीं, पिछड़ा तो ओबीसी मिलेगा ना। बिल्कुल, वर्ण व्यवस्था से उन्हें वंचित रखा गया था। वर्ण व्यवस्था में वो शामिल नहीं थे, अछूता का व्यवहार किया जाता था, या समाज में उनका बहुत ज्यादा क्या था, शोषण हुआ था। ठीक है, चाहे गंदा काम कराया गया, चाहे जो भी हो, तो उनका बहुत शोषण हुआ समाज में, शोषित है वो, इस कारण से उन्हें अनुसूचित जाति का क्या मिला, दर्जा मिला। समाज में रहते हुए शोषित थे वे। अब आते हैं एसटी पर, एसटी का दर्जा क्यों मिला? ये तो शोषित नहीं थे, ना समाज में इनके साथ छुआछूत का व्यवहार था। दुर्गम स्थान में रहते हैं, ये दुर्गम स्थान में रहते हैं, जंगलों में रहने के कारण या फिर ऐसे स्थान में रहने के कारण जहां पर सरकारी सुविधा नहीं पहुंच सकती, जहां पर संसाधनों की पहुंच नहीं है, संसाधन वहां तक नहीं पहुंच सकता, ना हॉस्पिटल पहुंचा, ना शिक्षा पहुंचा, ना सड़कें पहुंची, ना बिजली पहुंचा। तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एसटी का दर्जा दे दिया और इसके साथ साथ अलग से और संरक्षण भी प्रदान किया गया, क्योंकि इनकी भाषा अलग है ना, संस्कृति अलग, तो इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए एसटी का दर्जा दिया। ओबीसी को क्यों मिला फिर? देखो, इससे हम समाज में भेदभाव कर रहे हैं, सब भारत में ही रहते हैं लेकिन सबके लिए आधार तय कर रहे हैं कि भाई एससी का दर्जा इसलिए देंगे हम, एसटी का दर्जा इसलिए देंगे हम। अब ओबीसी को क्यों मिला? समाज में वर्ण व्यवस्था में रहते हुए भी उनकी जो जातियां थी वो उक्त कार्य, मतलब जो भी काम करते थे उसके आधार पर वो क्या थे, पिछड़े थे। जैसे साहू समाज, मिला ना ओबीसी का दर्जा। क्यों मिला? जब आप साहू का लिस्ट निकाल के देखेंगे, ओबीसी लिस्ट, तो उसमें लिखा है तेल पेरने का काम करते थे, तेल ही लिखा हुआ है, सरनेम साहू, और भी है बहुत सारे उसमें। बगल में लिखा जाति तेल, बगल में लिखा कार्य तेल पेरने का। तो है समाज में ही, वर्ण व्यवस्था में भी है, छुआछूत का व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन जाति के अनुसार कार्य होता था पहले, तो उसके अनुसार उनका जो स्थिति है समाज में वो क्या रह गया, पिछड़ा रह गया, तो उनको ओबीसी का दर्जा दे दिया। महिलाओं को क्यों मिला भाई? महिलाओं के साथ तो ऐतिहासिक शोषण है। एक तो पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है, महिला ऐसे भी काम करने नहीं जा रही है, ठीक है, मानसिक तौर पर भी वो क्या है, कमजोर है, बहुत सारे मानसिक तौर पर भी है, ठीक है, समाज उनको और आगे पढ़ने नहीं दे रहा, तो उनको क्या मिला, रिजर्वेशन मिला, उनको अलग से प्रावधान दिया गया। अब चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे महतारी वंदना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, तो महिलाओं को अलग से। तो ये सब करने के लिए समाज में विभेद करना पड़ता है। आपको संरक्षण देने के लिए क्या करना पड़ेगा, विभेद, और विभेद मनमाना नहीं होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं। कल के दिन में बोल देंगे, कोई सरकार आई बोलेंगे जितने करिया लोग हैं सबको आरक्षण, तो ये कोई लॉजिकल विभेद है क्या? नहीं, क्योंकि करिया के नाम पे शोषण हुआ नहीं है, नहीं हुआ, शोषण नहीं हुआ है ना, ये हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बस। वो अंग्रेज हम पर राज करके गए, अब अंग्रेज गोरे थे तो हमको चिढ़ाते थे, और उनके साथ जो थे वो भी चिढ़ाना चालू कर दिया अपने ही लोगों को, वरना भारत में कभी काला गोरा वाला थोड़ी हुआ होगा यार, अंग्रेज के आने के बाद ही हुआ ये सब। तो बहुत ज्यादा होता है, अति होता है वहां, अति है वहां, अति। ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के रानी लोग करते हैं, रानी महारानी लोग, जो मेगल मर्कल है जो शादी की है वहां के प्रिंस चार्ल्स से, है ना, प्रिंस चार्ल्स से नहीं, दूसरे से, क्या नाम है उसका, हैरी से। तो इतनी बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस है वो, मतलब किंगडम को कोई नहीं जानता हो, ब्रिटेन के राजा रानी के नाम कोई नहीं जानता हो, लेकिन मेगन मार्कल को कौन नहीं जानता है। वो बेचारी क्या है, अश्वेत है, मतलब सफेद नहीं उसका कलर, वो ब्राउन कलर की है, भूरी है, ब्लैक भी नहीं हो, भूरी है। तो उसके राज परिवार में चढ़ाते, सोचो दुनिया का सबसे बड़ा राज परिवार है वो,
उन लोग के मानसिकता में आज भी वही बसा हुआ है। उसका पति कितना अच्छा था, उसको पकड़ा और लेके चला गया, बोले भाई यहाँ से नहीं रहना है, राज परिवार को लात मार दिया अपने, पूरे महल को छोड़ के भाग गया, अमेरिका में रहता है वो। तो ऐसा है, तो उस लेवल पे जाके उन लोग ये करते हैं। तो ब्रिटेन में सोचो राजा महाराजा आज भी ये सब फॉलो करते हैं। चिढ़ाते थे उसको, अरे तुम लोग का लड़का काला पैदा होगा कि गोरा बताओ करके। तो ये सब अंग्रेजों का कारण आया ना, ये सब पहले से भारतीय समाज में नहीं था, और ना अभी भी देखा जाए तो अभी भी इसके नाम पे शोषण नहीं होता है, लेकिन होता है भाई, ऐसा नहीं है। चिढ़ाते हैं, शादी करने जाते हैं ना तो सबसे पहले देखें करिया है, नहीं देखना है, समझिए, तो ये तो छोड़ ही दो नहीं। तो मान लो एकदम बहुत ज्यादा हो गया तो ऐसा, तो फिर कोई सरकार आएगा बोलेगा मैं विभेद कर दूंगा, फिर वही तो मैं कह रहा हूं। तो समाज में जो विभेद किया जाएगा वो सही तरीके से होना चाहिए, मनमानी तरीके से विभेद नहीं कर सकते आप। समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुआ है। अनुच्छेद 14 में जो पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समता, जो पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समता, ये आया कहां से? ये ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन में क्यों आया? ब्रिटेन में है ना एक आदमी था प्रोफेसर डाइसी। देखो ब्रिटेन में क्या होता था, क्या है, ब्रिटेन में राजा हुआ करता था। मान लो मैं राजा हूं ब्रिटेन का, तो मैं भेदभाव करूंगा। मैं क्या करता था, मैं बिना कानून का किसी को भी उठा लेता था, ये मेरे को पसंद नहीं, उठा इसको, तो बिना कानून का कुछ भी कार्रवाई हो जा रहा है। दूसरा, या मैं अपने सगे संबंधियों के लिए अलग कानून, बाकियों के लिए अलग कानून, मतलब मैं जो कानून बना रहा हूं उसमें भी भेदभाव है। एक तो कानून नहीं है उसके तहत भी काम हो रहा है, और दूसरा कानून बन रहा है भी तो उसमें भी क्या है, भेदभाव हो रहा है। तो ये सबको देखते हुए जैसे जैसे राजा महाराजाओं की शक्तियां कम हुई है ना, जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ा, मतलब जनता के पास शक्तियां ज्यादा होने लगी, तो वहीं एक आदमी निकल कर आया जिसका नाम था प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी ने एक सिद्धांत दिया, विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन प्रोफेसर डाइसी ने दिया। ब्रिटेन के लिए दिया था, पूरे दुनिया के लिए नहीं दिया था उन्होंने, है ना, लेकिन ब्रिटेन में दिया तो हमने भी अपना लिया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा दिया है सिद्धांत, कोई दिक्कत की बात नहीं। रूल ऑफ लॉ में उन्होंने पहली बात यह कहा कि किसी भी देश में विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए। याद रखना, रूल ऑफ लॉ में पहला बात क्या है, विधि की सर्वोच्चता, पहला बात है विधि की सर्वोच्चता रूल ऑफ लॉ में। यार मेरी तबियत फिर से खराब हो रहा है, कैसे? पूरे तरीके से ठीक ही नहीं हो पा रहा। देखो इसमें पहली बात थी विधि की सर्वोच्चता। एक दिन 6-6 घंटा क्लास ले पाते हैं, वो सुबह दोपहर शाम को, दिमाग खराब। ठीक है, तो पहला है विधि की सर्वोच्चता। विधि सर्वोच्च होगी बोल दिया, राजा सर्वोच्च नहीं होगा, कौन होगा? विधि। विधि से बड़ा कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं। मोदी जी ने कानून बनाया, मान लो एग्जांपल के तौर पर मोदी जी की सरकार ने या फिर संसद ने कानून बनाया, तो क्या मोदी जी फॉलो नहीं करेंगे? करेंगे। जिन्होंने बनाया वो भी फॉलो करेगा। पहले राजा बना देता था, बोलता था मैं नहीं हूं, मैं तो कानून से ऊपर हूं, मेरे को थोड़ी सजा दोगे, बिना कानून के भी कुछ भी कर देता था। अब बोला गया कि विधि के शासन में बिना कानून का कुछ नहीं होगा, और जो कानून बनेगा उसके नीचे सब होंगे, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो, तुमको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सर्वोच्च कौन? विधि सर्वोच्च होगा, बिना कानून का कुछ नहीं होगा। जैसे पहले राजा बिना कानून का उठा लिया, राहुल को मान लो, लेकिन अब बिना कानून का मैं इसे उठा नहीं सकता। और दूसरा, अगर मैं कानून बनाता हूं तो उसके नीचे मैं खुद आऊंगा, मैं ही बना रहा हूं लेकिन उसके नीचे मैं खुद आऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी क्या लागू होगी? विधि लागू होगा। आया समझ में? तो विधि की क्या होगी? सर्वोच्चता होगी, विधि सर्वोच्च होगा किसी भी देश में। भारत में इसे शामिल किया गया। भारत में अगर आर्टिकल 20 पढ़ेंगे तो आएगा, आगे आएगा, अनुच्छेद 20 में है ये। भारत में इसे शामिल किया गया। भारत में भी विधि सर्वोच्च है, बिना विधि का कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी चीज के लिए कानून है तो फिर आपको सजा मिलेगी, और नहीं है तो आपको सजा नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है तो आपको सजा नहीं मिलेगी, और ऐसा काम करते हैं जिसके लिए सजा का प्रावधान है तो आपको सजा मिलेगी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, मान लो जंगल में गए और बहुत तेज चिल्ला दिया, सजा मिलेगी क्या? नहीं। लाइब्रेरी में चिल्लाया, मिलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए सजा का प्रावधान है और जंगल के लिए नहीं है। मतलब बिना कानून का कुछ हो नहीं सकता। समझे इस बात को?
ठीक है, तो विधि की सर्वोच्चता होगी और विधि के लिए सब बराबर होंगे। दूसरा यहां पर बोला उन्होंने, दूसरा यहां लिखता हूं मैं, दूसरा उन्होंने बोला विधि के समक्ष समता होगी, जिसको हम लोग शामिल किए हैं कौन से आर्टिकल में, 14 में। विधि के शासन में दूसरा पॉइंट है विधि के समक्ष समता होगी। वही है विधि के समक्ष समता, क्यों भेदभाव नहीं करेगा कानून, क्योंकि पहले राजा बनाता था कानून ऐसा जिसमें भेदभाव होता था, अपने नागरिकों के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग, अपने जान पहचान वालों के लिए अलग, दूसरों के लिए अलग। तो अब जो विधि बनेगी वो सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा, अमीर गरीब कोई नहीं होगा, किसी धर्म किसी जाति का नहीं होगा। तो इसे शामिल किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14। मनमानी, पता है इसको ये भी बोलते हैं मनमानी शक्तियों का अभाव, मनमानी शक्ति का अभाव, मनमानी शक्ति का अभाव। ठीक, विधि के समक्ष समता होगी, इसको समझो। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये संविधान में नहीं है, भारत में नहीं है, ये केवल विधि के शासन में। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो संविधान है वो सामान्य विधियों का परिणाम होगा। सामान्य विधियों का क्या होगा, परिणाम होगा। देखो ऐसा क्यों कह रहा है वो, डायसी ऐसा क्यों कह रहा है? डायसी ने 3 बातें बोली। डायसी ने दिया विधि का शासन जिसमें 3 बातें बोली। पहला बोला विधि की सर्वोच्चता, दूसरा बोला विधि के समक्ष समता, और तीसरा बोला संविधान सामान्य विधियों का परिणाम होगा। टुकड़ों में पढ़ते हैं, संविधान जो होगा वो विधियों का परिणाम होगा, संविधान कानूनों का परिणाम होगा, कानून के तहत अधिकार दिए गए तो संविधान अधिकारों का परिणाम होगा। ब्रिटेन में तो कोई संविधान है नहीं, तो प्रोफेसर डायसी ने बोला जब हमारे पास संविधान नहीं है तो हम संविधान माने किसको? तो जो कानूनों के माध्यम से अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को जब हम एक साथ रखेंगे तो वही क्या बन जाएगा हमारे लिए, संविधान। तो संविधान नहीं है फिर भी वो संविधान मानता है किसको, अधिकारों को, मतलब अधिकारों के मिलने से वहां क्या बन गया, संविधान। लेकिन भारत में ये लागू नहीं होता, क्योंकि भारत में अधिकार से संविधान नहीं बल्कि संविधान से क्या मिले हैं, अधिकार मिला है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन के 3 तत्वों में से केवल 2 तत्व भारत में लागू होता है, तीसरा तत्व लागू नहीं होता है। 2 तत्व कौन से लागू होते हैं, पहला विधि की सर्वोच्चता और दूसरा विधि के समक्ष समता। क्लियर है बात? वेरी गुड। आर्टिकल 14 हुआ समाप्त। आर्टिकल 15 की ओर चलते हैं। ऐसे ही और क्या करोगे। अनुच्छेद 15 में कुल आपको टोटल 5 पॉइंट मिलेंगे। इधर थोड़ा ध्यान दो, आसान है, वैसे 6 है। पहला और दूसरा समानता देगा और ये तीनों छीन लेगा। 6 पॉइंट तक है वो, 6वां भी है। 1 और 2 समानता देंगे, 3 4 5 6 क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। समानता देगा आपको समाज के नाम पर, समाज में सबके पास क्या होगी, समानता होगी। अनुच्छेद 15 में बोला है विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का नाम है विभेद का प्रतिषेध, भेदभाव का अबोलिशन, भेदभाव का अंत, आसान भाषा में भेदभाव का अंत। फिर बताया गया है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, लिंग के नाम पर और जन्म स्थान के नाम, 5 आधार पर। 5 आधार याद रखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद का नाम है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इन 5 आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यहां तक समझे? बहुत जरूरी था ये आर्टिकल, क्योंकि मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, तो मौलिक अधिकार में यह भी अधिकार होना चाहिए कि कोई आपसे भेदभाव न रखे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मूल वंश के नाम पर कोई भेदभाव न रखे। ये बहुत जरूरी था। तो इसी सिलसिले में आर्टिकल 15 को शामिल किया गया और नाम भी बताया गया कि विभेद का प्रतिषेध करेंगे हम। जो विभेद किया जाता है समाज में उसका हम क्या कर देंगे, रोक देंगे उसे। प्रतिषेध मतलब रोकना, तो जो विभेद होता है समाज में उसे रोकेंगे। आर्टिकल 15 यही कहता है। इसमें पहला पॉइंट कहता है कि जो राज्य है मतलब सरकार है वो धर्म के आधार पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर और जन्म स्थान के नाम पर विभेद नहीं करेगा। मतलब पहला किसको रोका गया है, सरकार को। क्योंकि पहले की सरकार, ब्रिटेन की सरकार धर्म के नाम पर विभेद करती थी, जाति के नाम पर करती थी, जन्म स्थान के नाम पर, सबके नाम पर करती थी। तो पहली बात तो अब भारतीय सरकार आ गई है, तो अब जो सरकार होगी वो किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगी। ध्यान दो, यहां धर्म लिखा है, जाति लिखा है, मूल वंश लिखा है, लिंग लिखा है और जन्म स्थान।
निवास के आधार पर विभेद हो सकता है, निवास के आधार पर विभेद होता है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के नौकरी में छत्तीसगढ़ के लोग ही आएंगे, निवास के आधार पर विभेद हो गया, निवास के आधार पर हो सकता है, बाकी नाम पर कर सकते हैं आप। ठीक, दूसरा पॉइंट, कोई भी नागरिक, अब चूंकि ये नागरिकों के लिए है आर्टिकल, मैंने आपको बताया था ऐसे आर्टिकल जो केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिक को। तो आर्टिकल 15 था, 16 था, 19 था, 29 और 30। तो आर्टिकल 15 केवल और केवल किसको मिला है? भारतीय नागरिकों को। तो बताया गया है कोई भी भारतीय नागरिक धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। मतलब जो भी ऐसा जगह जो सरकारी है, सरकारी पैसे से चलता है, या ऐसा जगह जो सार्वजनिक है जहां सबको जाने का अधिकार होना चाहिए, वहां जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे सरकारी स्कूलों का, सरकारी आवास का, सरकारी कॉलेज का, सरकारी मनोरंजन के स्थान का, मतलब मैदान का, सामुदायिक भवन का, दुकानों का, कुआं का, सड़क का, तालाब का प्रयोग करने से आपको रोका नहीं जा सकता जो सरकारी है। अगर मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल है तो मैं रोक सकता हूं भाई, मैं क्यों मोहल्ला को नहाने दूं वहां पर? मेरा खुद का जकूजी है या फिर मेरा खुद का क्या है, स्विमिंग पूल है, तो मैं वहां खुद नहाऊंगा। तो प्राइवेट में रोका जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्विमिंग पूल सरकारी है जो सरकारी पैसे से चलता है तो वहां किसी को रोका नहीं जा सकता। कोई सरकारी कुआं है, तालाब है, तो वहां से किसी को पानी लेने से मना नहीं किया जा सकता। कोई सरकारी सड़क है तो वहां भी किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता। जो सार्वजनिक सामुदायिक भवन होते हैं, जो सामुदायिक भवन कहते हैं, है ना, जो सार्वजनिक क्रीड़ा के क्षेत्र होते हैं, मैदान जिसको कहते हैं, वहां भी किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता। उसके साथ साथ दुकान भी, दुकान, हॉस्पिटल, ये भी सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। देखो सरकारी नहीं है दुकान, जैसे मेरा किराना की दुकान है मान लो, वैसे है ना, तो मान लो वहां किराना की दुकान, तो वहां में जाने से किसी को रोक नहीं सकता, सब जा सकते हो। ऐसा नहीं कि तू इस जाति का मत आना, तू इस धर्म का मत आना, वहां किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो यह है 15 का 2। तीसरा में रोक दिया। अब मैं बोल रहा हूं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्या करता है? विभेद करता है। 1 और 2 ने क्या दिया? समानता दिया। पहले में क्या समानता था कि सरकार विभेद नहीं करे। दूसरा में सबको सब जगह जाने का क्या है? आजादी होगा। प्राइवेट में नहीं है। बस ऐसा नहीं कि मेरे को आपका घर देखने का मन कर रहा था, आ जाता तो कोई, तो जिसका घर है भाई वो प्राइवेट संस्थान है उसका, ठीक है, प्राइवेट घर है उसका। तीसरा है वो विभेद करता है महिलाओं और बच्चों के नाम पर। किसके नाम पर? बिल्कुल, यहां पर बोला गया कि अगर सरकार चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, तो होता भी है। महिलाओं के लिए अलग कॉलेज, महिलाओं के लिए अलग से स्कूल, हॉस्टल। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को गर्ल्स हॉस्टल में रहना है, कोई पुरुष जाके नहीं बोल सकता मेरे को गर्ल्स हॉस्टल में रहना है। विभेद नहीं कर सकता सरकार लिंग के नाम पर। किया ना भाई? बिल्कुल किया। क्या हो गया? तो एकदम सहमे सहमे से क्यों बैठे हो? समझ में आ रहा है ना? तो अनुच्छेद 15 का जो तीसरा पॉइंट है वो विभेद करता है महिलाओं से और बच्चों के नाम पर। दोनों नाम पर विभेद करता है कि महिलाओं के लिए अलग प्रावधान कर सकता हूं और बच्चों के लिए अलग प्रावधान कर सकता हूं। सरकार ऐसा कर सकती है, मतलब संविधान ने सीधा अधिकार दे दिया। तो संविधान में केवल ये 3 ही था पहले, चौथा नहीं था। संविधान में जब 1950 के संविधान की बात करेंगे तो केवल 3 ही था, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा, पांचवा, छठवां नहीं था। देखते हैं कैसे शामिल हुआ। देखो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया सन 1951 में। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सन 1951 में एक नोटिफिकेशन निकाला और आरक्षण दे दिया स्कूलों में, कॉलेजों में। स्कूल में और कॉलेज में भर्ती का आरक्षण है ये। भर्ती का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण थोड़ी हुआ, ये तो पढ़ने का आरक्षण हुआ। अब ये चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई संविधान में केवल नौकरी का आरक्षण लिखा हुआ है अनुच्छेद 16 में। अगला अनुच्छेद में क्या है? 16 है। आर्टिकल 16 में नौकरी में आरक्षण दे सकते हो आप, लेकिन स्कूल कॉलेज में भर्ती के समय आरक्षण नहीं दे सकते। तो ये कानून क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? ये कानून समाप्त हो गया। क्योंकि मैंने बताया है कि सरकार के द्वारा कानून समाप्त कर दिया जाए। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार छीनती है तो वो कानून क्या हो जाएगा? तो ये कानून मौलिक अधिकार छीन रहा था, क्योंकि जाति के नाम पर क्या है? विभेद किया गया, तो मौलिक अधिकार छीना। लिखा है ना, सरकार जाति के नाम पर विभेद नहीं कर सकती।
लेकिन सरकार ने जाति के नाम पर विभेद करके आरक्षण दिया, शैक्षिक आरक्षण, तो इसका मतलब है मौलिक अधिकार छीना। तो ये कानून क्या हो जाएगा, अब समाप्त। सरकार को समझ में आ जाएगा गलती हो गया, सरकार के साथ समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है गलती, तो सरकार अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या कर देगी, अब संविधान में संशोधन। तो सरकार के अगर किसी कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल के रोक देता है, सुनिएगा ध्यान से, सरकार के किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ये बोल के रोक देता है कि इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो फिर सरकार सबसे पहले क्या करता है, संविधान में उसे लिखता है संशोधन करके। तो अब होगा भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन, और लिखा जाएगा कि अगर सरकार चाहे, राज्य चाहे, तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। मतलब सरकार ने संविधान में लिख दिया कि हम अगर चाहें तो ओबीसी के लिए, एसटी और एससी के लिए अलग से प्रावधान कर सकते हैं। अब वो प्रावधान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रावधान हो सकता है, तो सरकार ऐसा कर सकती है अनुच्छेद 15(4) के तहत। जनरली इसमें ना आरक्षण दिया जाता है शिक्षा के तहत। शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शिक्षण संस्थानों में मिलने वाला आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4, क्योंकि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए अलग प्रावधान कर सकता है सरकार, तो बिल्कुल करने का प्रावधान है और आरक्षण आपको मिलेगा। लेकिन यह आरक्षण केवल सरकारी स्कूलों में मिलेगा, सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज में आरक्षण नहीं मिलता। अब क्या होता है कि बहुत समय के बाद, है ना, ये सोचा जाता है कि अब तो शिक्षा का अधिकार सबको अधिकार है, भाई शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और खासकर शहरी क्षेत्र में। गांव में तो सरकारी स्कूल है जहां क्या मिल जाएगी आपको, शिक्षा मिल जाएगी। गांव में चलो सरकारी स्कूल है जहां भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि गांव में है स्कूल, तो वहां जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता, अमीर गरीब के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता, फ्री में पढ़ाई होता है, तो वहां तो चलो सबको शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र, शहरों में भी बहुत बेकार क्षेत्र होते हैं जो पिछड़े होते हैं, बेकार नहीं बोलेंगे, जो पिछड़े होते हैं शहरों में, जिनको बस्ती कहते हैं, नहीं, बस्ती वाला एरिया, गंदी बस्ती के नाम से जाना जाता है, सरकारी रिकॉर्ड में लिखा रहता है, भाई मैं क्या करूं, गंदी बस्ती लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में जहां प्राइवेट स्कूल नहीं है, शहरों में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां प्राइवेट स्कूल नहीं है या सरकारी स्कूल नहीं है मान लो, तो वहां के जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? अब सरकार अचानक से तो स्कूल खोल नहीं सकती है, तो सरकार ने प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया, आरटी, राइट टू एजुकेशन, आरटी आरक्षण मिलता है वापस। लेकिन इसका प्रावधान संविधान में नहीं था, तो सरकार का यह प्रस्ताव खारिज हो गया, क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो सरकार ने फिर से संशोधन किया, 5वां पॉइंट, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 93वां संविधान संशोधन करके सरकार ने नया आर्टिकल शामिल किया 15(5), और यह लिखा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में सरकार क्या दे सकती है, आरक्षण दे सकती है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को। जो गरीब बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। हिंदी मीडियम देखा है, और उसमें वही था, जो मूवी आई थी इरफान खान की हिंदी मीडियम, वो आरक्षण के ऊपर ही था, हाँ वही वाला, क्योंकि उसका बच्चा पास नहीं कर पाता है टेस्ट, अमीर रहते हैं हम लोग, है ना, और गधा रहता थोड़ा सा बच्चा तो पास नहीं कर पाता, तो अमीर वाला सीट नहीं मिलता उसको, तो अब एक ही चारा है भाई, उसी स्कूल में एडमिशन कराना, तो एक ही चारा है, गरीब बन जाओ। तो अब गरीब तो है नहीं उन लोग, तो जानबूझ कर गरीब बनते हैं उन लोग, और जाके एक बस्ती में रहने लगते हैं, छोटा सा मकान किराए में लेते हैं, छोटा सा एकदम 2 कमरे का, और वहां रहने लगते हैं। तो उसके ऊपर मूवी बना, हिंदी मीडियम के ऊपर, उसका पड़ोसी सबसे अच्छा था, मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, अपन खानदानी गरीब है। ये अभी अभी गरीब बना है, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं स्कूल वाले कि सच में गरीब है कि नहीं, तो वो बताता है कि देखो ये अभी अभी गरीब बना है, इसलिए पिज्जा खा रहा है, इसका बाप अमीर था, ये अभी पहले बार गरीब बना है, लेकिन मेरे को देखो मैं खानदानी गरीब हूं। बहुत जबरदस्त मूवी। तो 15(5) में क्या मिलेगा, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। क्लियर ये बात? अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी देना था, 15(6). 15(6) में क्या मिला है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े लोग,
पिछड़े नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि अन्य वर्गों से अलग है, जो पिछड़े वर्ग से अलग, पिछड़े वर्ग में तीनों शामिल है, एसटी, एससी और ओबीसी। तो इन तीनों वर्ग से अलग वर्ग मतलब जनरल वर्ग, जनरल में भी जो आर्थिक रूप से क्या होगा, कमजोर होगा, क्योंकि 4 वर्ग हैं अभी देखा जाए तो, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। तो जनरल में जो क्या होगा, आर्थिक रूप से कमजोर होगा, उसे 10% क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा 15/6 के तहत। आई बात समझ में, पक्का? चलो ठीक है, तो इसका मतलब है 1 और 2 क्या दिया, समानता, 3, 4, 5, 6 क्या कर लिया, छीन लिया। पहला में क्या लिखा है, राज्य विभेद किस किस नाम पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, राज्य विभेद नहीं करे। दूसरा में क्या बोला, कहीं भी जाने की आजादी होगी, ठीक है, कहीं रोक टोक नहीं होगा, अगर सार्वजनिक जगह है तो आपको जाने की क्या होगी, आजादी होगी, ठीक है। तीसरा में क्या किया फिर, महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए क्या हो गया, विभेद हो गया, सरकार विभेद कर सकती है। तो ये 3 ही था पहले। चौथा कब शामिल किया गया, प्रथम संविधान संशोधन से, जो 15 का सब+4 है वो कब शामिल किया गया है, प्रथम संविधान संशोधन से। उसमें कौन सा आरक्षण है, शैक्षणिक आरक्षण है। कौन सा आरक्षण है, शैक्षणिक आरक्षण है। नौकरी में आरक्षण 16 में है ना, यहाँ पर शिक्षा में आरक्षण है। बाकी में भी आरक्षण मिलता है, ऐसा नहीं है। जैसे कोई योजना निकलता है तो उसमें देखना अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से और प्रावधान रहता है, मिलेगा आपको। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमशीलता योजना आया या युवा स्वरोजगार योजना आया, तो उसमें अलग से प्रावधान मिलेगा कि महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपको अलग से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो अलग अलग है ना प्रकार से आपको सुरक्षा मिलती है, इसी के तहत मिलता है। लेकिन जनरली जो आपको 15/4 के तहत आरक्षण मिलता है वो कहाँ है, शैक्षणिक आरक्षण। 15/5 में क्या है, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। कब शामिल हुआ ये, 93वां संविधान संशोधन। फिर 15/6 में क्या है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 15/6 में। कौन सा संविधान संशोधन, 103 के तहत। याद रहेगा इतना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सेम है 15-16 में, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का नाम है लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 16 का नाम क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब है सरकारी पद, सरकारी पद, सरकारी नौकरी, उसमें होगी समता, लोक नियोजन में अवसर की समता। इसमें पहला पॉइंट कहा गया कि जो राज्य है ना, उसके अधीन जितने भी लोक नियोजन के पद हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक, नागरिक शब्द का प्रयोग है, मतलब ये किसको मिला है, केवल भारतीय नागरिक को। कोई भी नागरिक सरकार के अधीन सरकारी पदों में है ना, उस पदों में भर्ती के लिए अपात्र नहीं होगा, मतलब किसी को आप निकाल नहीं सकते, अपात्र नहीं, सब लोग पात्र हैं। तो पहला तो समानता दे रहा भाई कि सरकारी नौकरी में क्या है, सभी पात्र हैं। फिर दूसरा बोला कि विभेद नहीं करेगा, लेकिन यहाँ 7 पॉइंट है टोटल, वहां 5 पॉइंट थे, यहाँ कितने हैं, 7। वहां था धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यहाँ टोटल 7 पॉइंट। जन्म स्थान से पहले उद्भव और जन्म स्थान के बाद है निवास। पढ़ के देखो, दिखाता हूं मैं, इंटरनेट चल रहा होगा तो आर्टिकल 16 निकालते हैं। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता होगी, राज्य विभेद नहीं करेगा आपसे, सरकार विभेद नहीं करेगा, सरकार के अधीन जितने भी पद हैं उसमें सबको पात्र होगा, सब पेपर दे सकते हो। वही तो, पहले समानता देंगे फिर तो छीनेंगे। हाँ, तो पहले समानता दे रहा है कि सरकार के अधीन जो भी पद है उसमें नागरिक मान्य है भाई। पहले अंग्रेजों के जो पद थे उसमें भारतीय नागरिक मान्य नहीं थे, उसमें अंग्रेजों को पद मिलता था। इसलिए पहले, सबसे पहले क्या बोल दिया कि पहले नागरिक सबके सब क्या होंगे, पात्र होंगे। अभी विभेद भी तो करना पड़ेगा, करेंगे ना आगे जाके, अभी समानता दे रहे हैं, आगे विभेद कर देंगे। वो गूगल ट्रांसलेट है इसलिए सार्वजनिक रोजगार लिख दिया है, वो बेसिकली लोक नियोजन है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन, पब्लिक मतलब लोक और एम्प्लॉयमेंट मतलब नियोजन। तो अरे हो ना ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है, ये देखो गया, वो अपने आप हो जाता है। देखो लिखा है पहला पॉइंट, राज्य के अधीन किसी पद पर, मतलब सरकार के अधीन किसी पद पर
नियोजन या नियुक्ति के संबंध में विषयों में सभी नागरिक के लिए क्या है, अवसर की समानता होगी। सभी नागरिक अवसर की समान, सबको लेंगे भाई, किसी को मना नहीं करेंगे। फिर दूसरा, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा। अर्थात उसके साथ कोई भेदभाव नहीं। इस नाम पर आप 7 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन 7 नाम पर, ये वंश नहीं है, पता है, ये उद्भव है, यहाँ उद्भव होगा, ठीक है। वो गूगल ट्रांसलेट आप क्या कर सकते हैं, है ना, इंग्लिश हिंदी में उद्भव होगा वो बस। तो जन्म स्थान से पहले उद्भव और जन्म स्थान के बाद क्या आएगा, निवास। तो इस 7 आधार पर आपसे कोई विभेद नहीं होगा। देखो इससे क्वेश्चन बनता है इससे क्वेश्चन, ऐसा मत सोचिए इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा। ऐसे लिखेगा, आर्टिकल 15 में किन किन आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो वहां 5 था केवल। फिर बोलेगा आर्टिकल 16 में किन किन आधार पर विभेद नहीं किया, तो यहाँ टोटल 7 है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन इतना खतरनाक भी बन सकता है जाकर आपसे, पता चला 10 पॉइंट लिख देगा, फिर खोजते रहो कौन सा है, तो ऐसे भी याद। फिर तीसरा बोल रहा है, अगर संसद चाहे तो निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। अगर संसद चाहे तो निवास के आधार पर क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है, लेकिन केवल संसद कर सकता है। देखो यहां लिखा, इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या उनके किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या उस संघ राज्य क्षेत्र के निवास के संबंध में कोई अपेक्षा विहित करती हो। बहुत कठिन है, मैं समझाता हूं। भारत है, भारत के अंदर कोई एरिया है, चाहे वो राज्य हो चाहे संघ राज्य क्षेत्र हो, उस एरिया में या तो कोई लोकल अथॉरिटी हो, छोटा सा एरिया है कोई, मान लेते हैं रायपुर, बोल सकते हैं रायपुर राज्य के अंदर है, ठीक, या यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई छोटा सा क्षेत्र है। तो अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर रायपुर क्षेत्र के लिए रायपुर के निवासी को ही नियुक्त कर सकती है सरकारी पदों पर। मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर क्षेत्र के निवासी ही सरकारी पदों पर क्या हो सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन चाहेगा, संसद चाहेगा तभी होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। राज्यों के पास यह अधिकार नहीं है। आई बात समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि पहला और दूसरा समानता दिया और तीसरा क्या कर लिया, छीन लिया। किस नाम पर, निवास के नाम पर। चौथा पॉइंट, ये चौथा ही है जो आरक्षण देता है। एसटी एससी ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण कौन देता है, ये चौथा पॉइंट। डिटेल चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि 4 के बाद 4 क भी है, 4 ख भी है, फिर 5 भी है और 6 भी है, बहुत नीचे तक ऐसे। तो 5 भी पढ़ना, 6 भी पढ़ना, 4 क भी पढ़ना, 4 ख भी पढ़ना, 4 भी पढ़ना। ये तीनों अलग अलग आर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि 4 के अंदर का क है, 4 के अंदर का ख, ऐसा नहीं है। ये 4 अपने आप में अलग है और 4 क अपने आप में अलग, और 4 ख भी अलग है। हाँ, 16 के अंतर्गत है सब, सबके सब किसके अंतर्गत है, 16 के अंतर्गत है। तो जैसे 16 में अगर बात करूं तो एक है पहला कि राज्य के लिए जितने भी पद हैं उसमें सभी नागरिक पात्र होंगे। दूसरा, राज्य किसी भी नागरिक को 7 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। तीसरा, अगर संसद चाहे तो विभेद कर सकता है, किस नाम पर, निवास। चौथा, चौथे से ही क्या मिलेगा आपको, क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। आरक्षण देना राज्य का काम है। राज्य है भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी, मतलब केंद्र भी और राज्य भी, इसलिए आपको दोनों जगह अलग अलग आरक्षण मिलता है। सेंटर में अलग आरक्षण चलता है और स्टेट में अलग। अब सेंटर में 32% आरक्षण थोड़ी है एसटी को, राज्य में कितना आरक्षण 32, सेंटर में कितना है 8%, मात्र 8% एसटी आरक्षण। राज्य में ओबीसी आरक्षण कितना है 14%, 13 या 14%, सेंटर में 27%। क्यों ऐसा अलग अलग, क्योंकि अगर आर्टिकल 16 का चौथा पॉइंट पढ़ोगे तो क्या लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात, मतलब जो भी लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में, राज्य को, राज्य का मतलब केंद्र सरकार और भारत सरकार, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार, मतलब मोदी जी की सरकार और साइंस सरकार, दोनों की बात हो रही है। सेंटर अपना अलग देगा और स्टेट अपना अलग। तो राज्य को कोई नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग, अब राज्य को लगता है कि मेरे जो नागरिक हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ और मोदी जो लगता है 142 करोड़, इनमें से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में, उनके पक्ष में नियुक्ति
या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध कर सकता है या नहीं रोकेगी। मतलब आरक्षण करने से आपको रोका नहीं गया, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ किसके लिए, पिछड़े वर्ग के लिए। मतलब पिछड़ा बताना पड़ेगा, कोई पिछड़ा है, आर्टिकल 14 में बताया ना, संरक्षण देने के लिए आपको समाज में क्या करना पड़ेगा, भेदभाव करना पड़ेगा। भेदभाव मनमाना नहीं होना चाहिए, मनमाने तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे आप। पिछड़ा बताना है तो आपको आधार बताना पड़ेगा, आधार बताना पड़ेगा कि क्यों इसको मैं एसटी बोला, क्यों इसको एससी बोला, किसको ओबीसी बोला, महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दिया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों दिया, एक्स सर्विसमैन को क्यों दिया, विकलांग को क्यों दिया, आधार बताना पड़ेगा आपको। तो आधार बताएंगे आप। तो पिछड़े नागरिकों के जिनका प्रतिनिधित्व, जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्य की राय में, मतलब सरकार की राय में, सरकारी पदों में कम है, तो उन पिछड़े वर्गों को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। मतलब सरकार को लगता है कि हमारे पास जितने भी सरकारी पद हैं, उस सरकारी पद में मेरे ही राज्य के कुछ नागरिक यहां नहीं है, तो उन पिछड़े हुए वर्गों को क्या दे देगा, वो आरक्षण। आया समझ में यहां तक आया कि राज्य मतलब सरकार आरक्षण दे सकता है, अपने सरकारी पदों में दे सकता है, आरक्षण देगा अपने नागरिकों के लिए जब उसको लगेगा कि उनका प्रतिनिधित्व कम है, तो राज्य क्या दे देगा, आपको आरक्षण दे देगा। और सेंटर का अपना आरक्षण चलता है और स्टेट का अपना चलता है, दोनों का आरक्षण अलग अलग चलता है, क्योंकि यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को या राज्य विधानमंडल को। अगर लिख देता संसद को तो इसका मतलब केवल आरक्षण कौन देगा, संसद। और अगर लिख देता राज्य का विधानमंडल तो केवल आरक्षण कौन देता, राज्य का विधानमंडल। लेकिन यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग है, राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है और स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है, तो आरक्षण दोनों का काम है, दोनों आरक्षण। और अपने अधीन पदों में, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ की सरकार है और एमपी में आरक्षण दे रहा है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को एमपी में 70% आरक्षण। बवाल हो जाएगा कि नहीं। तो राज्य अपने अधीन पदों में, दूसरे के अधीन नहीं, अपने अधीन पदों में अपने ही राज्य के निवासियों को, नागरिकों को क्या दे सकता है, पदों में आरक्षण दे सकता है। आई बात समझ में। तो इसी अनुच्छेद 16(4) के तहत क्या प्राप्त होता है, आरक्षण। नहीं ये बड़ा भी है, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और समझ नहीं आएगा, क्योंकि हड़बड़ी पढ़ा देंगे, समझ नहीं आएगा। कल याद दिला